आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं, हैंस वाइंगर का मानो जैसे कि या एज इफ फलसफा। जी हमें किताब के कुछ हिस्से मिले हैं जो इसे समझाते हैं। हाँ, और इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि हम अक्सर ऐसी कल्पनाएं करते हैं, ऐसी चीजें मान लेते हैं जो शायद हूबहू सच ना हो। अच्छा। हाँ, पर वो हमें दुनिया को समझने में, उसमें जीने में मदद करती हैं। इन्हें हम कह सकते हैं काम की कल्पनाएं या उपयोगी कल्पनाएं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये मानो जैसे कि वाली सोच ये कैसे उन चीजों को भी असर करती है जिन्हें हम बड़ा ठोस मानते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, है ना? बिल्कुल। और साथ ही हमारे समाज, हमारी सोच, यहाँ तक कि धर्म को भी। तो ये समझना मजेदार होगा कि कल्पनाएं सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी की जड़ों में है। हाँ, सही कहा। चलिए एक ऐसे उदाहरण से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंका दे। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ओ हाँ, इमेजिनरी नंबर्स। मैंने स्कूल में पढ़ा था आयोटा के बारे में, जो -1 का वर्गमूल होता है। पर यह हमेशा अजीब लगता था मुझे। मतलब ऐसी कोई संख्या हो ही कैसे सकती है जिसे उसी से गुणा करें तो जवाब -1 आए? सही सवाल है। क्योंकि 2 गुणा 2 तो 4 होता है और -2 गुणा -2 भी 4 ही होता है। माइनस तो आता ही नहीं। बिल्कुल। असलियत में ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो फिर गणितज्ञों ने इसे बनाया क्यों? हाँ, क्यों? किताब यही बताती है कि वो एक ऐसी मुश्किल पर अटक गए थे जहां उन्हें एक ऐसे औजार की जरूरत थी जो था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा, चलो मानो जैसे कि ऐसी कोई संख्या है। ये मानकर एक कल्पना, एक फिक्शन तैयार किया। तो क्या शुरुआत में इसका मजाक नहीं उड़ाया गया होगा कि ये क्या है, बस दिमागी खेल है, असलियत से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल, इसे दिमागी खेल ही कहा गया था, लेकिन इसे अपनाया गया। क्यों? क्योंकि ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी साबित हुआ। इस एक काल्पनिक संख्या को गणित में लाने से, जैसा किताब में जिक्र है, ऐसे मुश्किल समीकरण हल होने लगे जो पहले नामुमकिन लगते थे। और कमाल की बात यह है, जैसा किताब कह रही है, कि इसका असर सिर्फ गणित की किताबों तक ही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारी बिजली की वायरिंग, मोबाइल फोन, वाईफाई सिग्नल, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलों और इमारतों के डिजाइन, इन सब के पीछे यही न होने वाली संख्या काम कर रही है। ये तो यकीन करना मुश्किल है। यही तो वेंगर का मुख्य बिंदु है। एक कल्पना जो सच नहीं है, वो हमारी ठोस असल दुनिया को चला रही है। ये दिखाता है कि किसी विचार की ताकत उसकी शब्दशः सच्चाई में नहीं, बल्कि उसके फायदे में, उसकी उपयोगिता में हो सकती है। और गणित ऐसी ही उपयोगी कल्पनाओं से भरा पड़ा है। जैसे अनंत, इन्फिनिटी। वो भी तो एक कल्पना ही है। कौन सच में अनंत तक गया है? बिल्कुल, इन्फिनिटी भी एक ऐसी ही जबरदस्त कल्पना है। किताब में भी ये सवाल है, क्या किसी ने सच में अनंत को देखा है? नहीं देखा। ये कोई जगह या नंबर नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। लेकिन कैलकुलस, जो हमें बदलाव की दर समझने में मदद करता है, चाहे वो ग्रहों की चाल हो या इकोनॉमी का उतार चढ़ाव, वो इसी कल्पना पर टिका है। हम मान लेते हैं कि चीजों को अनंत बार तोड़ा जा सकता है या प्रक्रियाएं अनंत तक चल सकती हैं। मानते हैं बस। और 0, 0, वो भी तो कुछ ऐसा ही है ना, कुछ नहीं को एक नंबर मान लेना। हाँ। ये भी तो एक तरह की कल्पना ही हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज हमें 0 बहुत आम लगता है, पर सोचिए, ये भी एक क्रांतिकारी कल्पना थी। कुछ नहीं को एक संख्या का दर्जा देना, उसे बाकी संख्याओं की तरह इस्तेमाल करना, ये भी एक मानो जैसे की वाला ही कदम था। हाँ, ये तो है। और इस एक कल्पना के बिना ना तो हमारी आज की नंबर प्रणाली होती, ना अलजेब्रा, और ना ही कंप्यूटर की पूरी दुनिया, जो किस पर चलती है? 0 और 1 पर। सही बात है। कुछ नहीं का ये काल्पनिक निशान हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का आधार है। सोचिए जरा। तो गणित, जिसे हम एकदम लॉजिक और सच्चाई पर आधारित मानते हैं, वो भी असल में इन उपयोगी कल्पनाओं के बिना चल ही नहीं सकता। यही वाइंगर का तर्क है। जब असलियत में औजार कम पड़ जाते हैं, तो इंसानी दिमाग कल्पना से नए औजार घड़ लेता है। गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें कई मानो जैसे कि वाले शब्द हैं जो उसे ताकतवर बनाते हैं, भले ही उनका कोई ठोस भौतिक मतलब ना हो। अच्छा, ये तो हुई गणित की बात। पर अगर गणित जैसी अमूर्त चीजें भी कल्पनाओं पर टिकी हैं, तो फिर इंसानों की बनाई दुनिया, जैसे हमारा समाज, हमारे कानून, उनका क्या? क्या वो भी ऐसी ही कल्पनाओं से चलते हैं? किताब का अगला हिस्सा शायद इसी पर है। हाँ बिल्कुल, अध्याय 5 इसी बारे में है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है
कानूनी व्यक्ति या लीगल पर्सन का कॉन्सेप्ट। लीगल पर्सन मतलब कानून की नजर में एक कंपनी या कोई संगठन एक व्यक्ति माना जाता है। अब जाहिर है, जैसा किताब कहती है, क्या एक कंपनी सच में एक इंसान है? नहीं, वो तो बस कुछ कागजात है, बैंक खाते हैं, कुछ लोग हैं जो उसे चलाते हैं। हाँ, वो कोई जीता जागता इंसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम सब मानो जैसे कि वो एक असली इंसान है, इस तरह से उसके साथ डील करते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी पर केस कर सकती है, उस पर केस हो सकता है, उसे अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है जैसे किसी आम इंसान को। ये एक पूरी तरह से कानूनी फिक्शन है, एक कल्पना जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, और ये बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है। सोचिए, अगर रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनी को व्यक्ति न माना जाए तो क्या होगा? तो हर सौदा, हर कॉन्ट्रैक्ट उसके लाखों शेयर होल्डर्स के नाम पर करना पड़ेगा। ये तो नामुमकिन है। हाँ, ये तो है। ये फिक्शन व्यापार को संभव बनाता है, जिम्मेदारियां तय करता है और अर्थव्यवस्था को चलाता है। हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है, पर इस कल्पना को मानकर ही पूरा सिस्टम चलता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या समाज में और भी ऐसी बड़ी कल्पनाएं हैं जिन पर हम टिके हुए हैं? एक और बहुत अहम उदाहरण है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो हॉब्स वाला। हाँ, वो ही। इन दार्शनिकों ने ये सिद्धांत दिया कि हमारा समाज एक तरह के अघोषित समझौते पर बना है। मतलब लोगों ने व्यवस्था और सुरक्षा पाने के लिए अपनी कुछ आजादियां सरकार को सौंप दी, मानो जैसा कि उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हो। पर जैसा किताब में भी सवाल है, क्या सच में ऐसा कोई अनुबंध कभी हुआ था? शायद नहीं हुआ था। ये तो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, कोई ऐतिहासिक घटना थोड़ी है। बिल्कुल, ये एक कल्पना है, लेकिन ये कल्पना बहुत शक्तिशाली है। ये सरकार को लेजिटिमेसी मतलब वैधता देती है, हमारे अधिकार और कर्तव्य तय करती हैं और हमें साथ मिलकर शांति से रहने का आधार देती है। किताब इसे एक ऐसे धागे की तरह बताती है जो पूरे समाज को बांध कर रखता है। कानून की दुनिया में तो शायद ऐसी और भी कल्पनाएं होंगी, है ना, छोटी मोटी। हाँ, कई हैं। जैसे एक आम धारणा है कानून में कि हर नागरिक को देश के सारे कानून पता हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो नहीं पता सारे कानून। किसी को भी नहीं पता होते। ये साफ तौर पर सच नहीं है, लेकिन अदालतें इसी मानो जैसे की पर काम करती हैं। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि जी मुझे तो ये कानून पता ही नहीं था। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक जरूरी फिक्शन है, वरना तो हर कोई बहाना बना लेगा। सही बात है। ठीक वैसे ही एक और उदाहरण है मान लिया हुआ मृत या प्रिज्यूम डेड का। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक लापता रहता है, मान लीजिए 7 साल, तो कानून उसे मृत मान लेता है, भले ही मौत का कोई सबूत न हो। अच्छा, ये कल्पना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी संपत्ति के मामले, पारिवारिक मामले सुलझाए जा सकें, वरना सब कुछ अटका रहेगा। तो ये सारी कानूनी और सामाजिक कल्पनाएं ये समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है, जैसे मशीन में तेल डालते हैं। हाँ, वेंगर का यही नजरिया है। किताब के शब्दों में कहें तो ये समाज के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि समाज सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं बनता, बल्कि साझा विश्वासों, कहानियों और कल्पनाओं के ताने बाने से बनता है। हम सब एक तरह से एक बहुत बड़े नाटक के किरदार हैं, जिसे हम मानो जैसे कि वो परम सत्य हो ऐसा मानकर जीते हैं। अच्छा, अगर बाहरी दुनिया, हमारा समाज, हमारे कानून ये सब कल्पनाओं पर चलते हैं, तो हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया का क्या? हमारे दिमाग, हमारे विश्वास, हमारी इच्छा शक्ति, क्या यहाँ भी मानो जैसे कि का खेल चल रहा है? किताब का अगला अध्याय शायद इसी पर है। जी हाँ, अध्याय 6 इसी की पड़ताल करता है और एक बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या आपकी इच्छा शक्ति भी एक खूबसूरत धोखा है? ओ, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। हाँ, ये हमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के विचार पर ले आता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम सब यही महसूस करते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हमारी मर्जी चलती है, लेकिन क्या ये सच है, या हम सिर्फ अपने जीन्स, अपने माहौल, अपने दिमाग के केमिकल्स के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं? किताब में भी शायद ये सवाल है, क्या हम एक जटिल मशीन की तरह नहीं है? देखिए, इसका कोई पक्का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये बहस सदियों से चल रही है, लेकिन वेंगर के नजरिए से देखें तो स्वतंत्र इच्छा एक ऐसी कल्पना है जिसे साबित नहीं किया जा सकता, पर जो हमारे लिए बेहद उपयोगी है। हम जीते हैं मानो जैसे कि हमारे पास चुनने की आजादी है
किताब यही कहती है, हम मानो जैसे के हमारे पास चुनने की आजादी है। और इस मानो जैसे की का फायदा क्या है? क्यों माने हम इसे? इसका नतीजा देखिए क्या होता है। जब हम मानते हैं कि हम आजाद हैं, तो हम अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नैतिकता और न्याय का पूरा ढांचा कि किसे सजा मिलनी चाहिए, किसे इनाम, वो इसी पर खड़ा होता है। हाँ, ये तो है। किताब ये तर्क देती है कि अगर हम ये मान लें कि किसी की इच्छा स्वतंत्र है ही नहीं, वो तो बस एक मशीन की तरह है, तो फिर किसी को उसके किए के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? सही बात है। फिर तो कोई भी कुछ भी करके कह देगा मेरी गलती नहीं। बिल्कुल, पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था ही ढह जाएगी। इसलिए स्वतंत्र इच्छा भले ही साबित न हो सके, एक जरूरी कल्पना है। इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार है फिक्शनल फेटलिज्म। किताब में इसका जिक्र है, ये क्या चीज है? हाँ, फिक्शनल फेटलिज्म, इसे अल्फ्रेड एडलर ने दिया था, जो वेहिंगर से काफी प्रभावित थे। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारा आज का बर्ताव, हमारे आज के काम, वो अक्सर भविष्य की किसी कल्पना या लक्ष्य से तय होते हैं, ना कि सिर्फ हमारे अतीत के अनुभवों से। उदाहरण सोचिए, उस छात्र के बारे में जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में डॉक्टर बनने की एक कल्पना है। वो मानो जैसे कि वो डॉक्टर बन चुका है, इस यकीन के साथ मेहनत करता है। या कोई जो एक खुशहाल परिवार का सपना देखकर आज मेहनत कर रहा है। अच्छा, तो ये भविष्य की कल्पनाएं, भले ही वो अभी सच न हो, हमें आज काम करने की प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है यही फिक्शन हमें आज मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। मायने ये नहीं रखता कि वो कल्पना आगे जाकर सच होगी या नहीं। मायने ये रखता है कि वो आज हमें दिशा दे रही है, मकसद दे रही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो हम ऐसी कल्पनाओं का इस्तेमाल करते ही होंगे, छोटे मोटे तौर पर। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे सुबह उठकर सोचना आज का दिन अच्छा जाएगा। ये क्या है? ये एक सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन है। ये मानो जैसे का ही एक रूप है। हम मान लेते हैं कि दिन अच्छा जाएगा, और शायद इसी मानने से कुछ फर्क भी पड़ता है। या रिश्तों में भरोसा करना, बेहतरीन उदाहरण, हम किसी पर भरोसा करते हैं, मानो जैसे कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। इसके बिना तो कोई गहरा रिश्ता बन ही नहीं सकता, है ना? हाँ। आशावाद भी तो यही है, मानो जैसे कि हालात बेहतर होंगे। ये विश्वास हमें मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत देता है। तो हमारा मन भी एक कहानी गढ़ने वाला है, एक स्टोरी टेलर है, जो हमें जिंदा रखने, हिम्मत देने और शायद खुश रखने के लिए लगातार कहानियां बनाता रहता है। बिल्कुल। ये कहानियां शायद हूबहू सच ना हो, पर हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सच होती हैं। हमें पहचान देती हैं, मकसद देती हैं, हौसला देती हैं। सही कहा। और यहाँ फिर वही बात सबसे जरूरी हो जाती है, उपयोगिता। जैसा वेहिंगर बार बार कहते हैं, सवाल ये पूछना है, क्या ये विचार मेरे लिए, हमारे लिए उपयोगी है? अगर जवाब हाँ है, तो वो एक शक्तिशाली मानसिक औजार है, भले ही वो वैज्ञानिक रूप से सच ना हो। अब हम आते हैं शायद सबसे नाजुक और गहरे मुद्दे पर, धर्म और आस्था। किताब का 7वां अध्याय इसी के बारे में बात करता है ना, आस्था की वह शक्ति जो सच के परे है। जी। अगर गणित से लेकर मनोविज्ञान तक सब जगह मानो जैसे कि काम करता है, तो धर्म और ईश्वर में विश्वास का क्या? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और वेंगर यहाँ बहुत सावधानी से पर बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक विश्वास, जैसे ईश्वर का होना, आत्मा का अमर होना, प्रार्थना की शक्ति, ये मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कल्पनाओं में से हैं। कल्पनाएं। हाँ, उनके नजरिए से। लेकिन जैसा किताब साफ करती है, वो धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, नहीं उसे खारिज कर रहे हैं। वो खारिज करने की बात नहीं कर रहे, वो तो बस उसकी जो असाधारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ताकत है, उसे मानो जैसे कि नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका तर्क ये है कि हम विज्ञान या तर्क से ये कभी साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर है या नहीं। ये हमारी जानकारी की सीमाओं से बाहर की बात है। हाँ, किताब यही कहती है, हम ये कभी भी तार्किक या वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। ये ज्ञान की पहुंच से बाहर है। तो वेहिंगर के अनुसार जब कोई आस्था रखता है, जब कोई विश्वास करता है, तो वो मानो जैसे के सिद्धांत पर जी रहा होता है। अच्छा। वो जीता है मानो जैसे कि एक सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर है जो सबका ख्याल रखता है। यहाँ सवाल फिर से सच्चाई का नहीं रहता, बल्कि उपयोगिता का बन जाता है कि ये विश्वास उसके लिए कितना उपयोगी है। और इस पैमाने पर देखें तो धार्मिक आस्था की उपयोगिता तो बहुत जबरदस्त दिखती है, समाज के लिए भी और इंसान के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर देखिए,
ये विश्वास कि ईश्वर देख रहा है या कर्म का सिद्धांत है, ये लोगों में एक नैतिक जिम्मेदारी पैदा करता है। जैसा किताब में लिखा है, ये आपको कानून के डर से नहीं बल्कि एक आंतरिक नैतिक बल से सही रास्ते पर रखता है। इस समाज में नैतिकता बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, अंदर से एक आवाज आती है। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचिए, ये दुख में कितना बड़ा सहारा देता है ये मानना कि ईश्वर ख्याल रखेगा, अंत में सब ठीक हो जाएगा। मौत के डर को कम करता है आत्मा की अमरता का विश्वास। अकेलेपन में साथी बनता है प्रार्थना, मानो जैसे कि कोई सुन रहा है, कोई है जो समझता है, जीवन को एक बड़ा मतलब और मकसद देता है। किताब में इस उपयोगिता पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे याद है एक जगह लिखा है, अगर कोई विश्वास इंसान को दुख में सांत्वना दे सकता है, उसे नैतिक बना सकता है और उसे जीवन में एक उद्देश्य दे सकता है, तो उसकी उपयोगिता किसी भी वैज्ञानिक सत्य से कम नहीं है। बिल्कुल, यही बात है। वेंगर धर्म की तुलना एक तरह की आध्यात्मिक कविता से करते हैं। आध्यात्मिक कविता? हाँ, जैसे हम कविता पढ़ते हैं तो हम उसकी लाइन बाय लाइन सच्चाई पर सवाल नहीं उठाते, हम उसके भावनात्मक असर को, उसकी खूबसूरती को, उसकी प्रेरणा को महसूस करते हैं। किताब कहती है, जैसे हम एक कविता का अध्ययन करते हैं, हम उसके भावनात्मक प्रभाव को महसूस करते हैं। वैसे ही धार्मिक कहानियां भले ही शब्दशः सच ना हो, वो प्रतीकात्मक रूप से गहरे सच बताती हैं, जीवन कैसे जिएं, प्रेम, क्षमा, आशा। लेकिन आज के दौर में जहां हर चीज को वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है, क्या ये नजरिया बचा रह पाता है? किताब में शायद आधुनिकता की कुछ आलोचना भी है इस बारे में। हाँ, ये वेंगर की एक बड़ी चिंता थी। किताब के अनुसार आधुनिक इंसान के साथ समस्या ये है कि वो हर चीज पर विज्ञान और तर्क का लेबल लगाना चाहता है। वो धार्मिक विश्वासों को भी एक वैज्ञानिक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस की तरह देखता है। और जब वो उसे लैब में साबित नहीं कर पाता तो उसे खारिज कर देता है। और इस प्रक्रिया में वो उसके गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य को, उसकी उपयोगिता को खो देता है। वो ये नहीं समझ पाता कि कुछ चीजों का मूल्य उनकी साबित होने की क्षमता में नहीं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता में है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे ये मानो जैसे की वाली सोच, ये गणित और विज्ञान से लेकर कानून, समाज, हमारी अपनी सोच और यहाँ तक कि धर्म में भी फैली हुई है। जैसा कि हैंस वेंगर के दर्शन पर आधारित इस किताब ने हमें दिखाया, ऐसा लगता है कि ये उपयोगी कल्पनाएं, चाहे वो सच हो या ना हो, हमारी हकीकत और हमारी समझ को बहुत गहराई से बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें बहुत गहरे सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारी समझ का इतना बड़ा हिस्सा गणित की प्रिसीजन से लेकर हमारी नैतिकता और आस्था तक ऐसी उपयोगी कल्पनाओं पर टिका है जिन्हें हम सच मानना चुनते हैं, तो फिर सत्य अपने आप में क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे जरूरी सत्य वो हों जिन्हें हम खुद गढ़ते हैं और मानो जैसे कि वो असली हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें एक साथ, एक समाज के तौर पर बेहतर और ज्यादा सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक बहुत ही गहरा विचार। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।